सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में हैं और जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक का जो यूनिट 6 है इसे कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस बुक की जो बाकी यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहो तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके इजीली सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो, सारी की सारी वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हो। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियोस में सिर्फ़ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपकी जो यूनिट 6 है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, इस पूरी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट से अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, इस पूरी वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस पूरी वीडियो में आपको क्या समझना है, तो आपको समझना है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और अशोक के धम्म के बारे में, जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। जितने भी जो नैतिक सिद्धांत थे उन्हें धम्म कहा गया। तो बेसिकली आपको इस पूरी यूनिट में अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कवर कर लिया, तो इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा आप उसे इजीली आंसर कर दोगे और अच्छे मार्क्स गेट कर सकोगे। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो आपको बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो जो आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब यही क्वेश्चन अदर ईयर्स में किस तरीके से पूछा गया है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड जो सेकंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बताया था धम्म से बनता है। अशोक के धम्म पर निबंध लिखिए, या तो आपसे सीधे निबंध लिखने के लिए कहेगा, या अशोक ने धम्म प्रचार प्रसार क्यों किया। बेसिकली इसमें भी आपसे निबंध लिखने के लिए कह रहे हैं अशोक के धम्म के बारे में। और देख लेते हैं किस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। सम्राट अशोक पर टिप्पणी लिखिए, या तो इस तरीके से आ सकता है, या सम्राट अशोक की कौन कौन सी विशेषताएं उन्हें एक महान सम्राट बनाते हैं। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अशोक महान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक इस यूनिट से आपके दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ही क्वेश्चंस के हम आंसर हमें अपने एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है, इसके फीचर्स के बारे में बताना है हमें। तो मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लाइन देनी है। एंड इसके अलावा अगर आपके पास डायग्राम्स होते हैं तो डायग्राम्स को ज़रूर से बनाइएगा, जिससे जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड इसके अलावा एट द एंड जब आप एंड करोगे तो उसमें आप कंक्लूजन जरूर से लिखिएगा। ये कुछ फॉर्मेट होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, भूमिका। तो जैसा कि आपको पता हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में मगध पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और जो अशोक है उन्होंने जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया था। तो अगर हम बात करें जो मौर्यकालीन इतिहास है उसको जानने के कौन कौन से सोर्सेज हैं,
किन किन स्रोतों से, सबूतों से हमें पता चलता है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले तो है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र जो बुक है उसको रचा गया है, जिसमें हमें मौर्यकालीन समाज के राजनीतिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मैग्स्थनीज द्वारा रचित इंडिका पुस्तक। इसके अलावा अशोक के अभिलेख और बुद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में भी हमें मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसके जितने भी जो महान और जो महत्वाकांक्षी राजा हैं उनके कुशल प्रबंधन और नियंत्रण के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना। क्योंकि किसी भी राज्य पर जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालने वाला पर्सन होता है वो उसका सम्राट होता है। अगर उसके जो कुशल, अगर वो मैनेजमेंट में परफेक्ट है और कंट्रोलिंग उसकी अच्छी है, तो उसका जो साम्राज्य है वो जाहिर सी बात है शक्तिशाली होगा और विशाल होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के विशाल होने और जो शक्तिशाली पावरफुल होने का क्या रीज़न है, उस टाइम के जो महान राजा हैं और जो महत्वाकांक्षी राजा हैं जो कि अपने जो राज्य है उस पर ध्यान देते हैं और समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनकी वजह से ही जो मौर्य साम्राज्य है वो इतना ज़्यादा फला फूला। तो चलिए अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फीचर के अंदर आपको इसमें पढ़ना है प्रांतीय प्रशासन के बारे में, उद्योग, व्यापार, न्याय व्यवस्था और उस टाइम की जो सैन्य प्रणाली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। जो मौर्यकालीन समाज है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसका जो मुख्य सोर्स था कर का टैक्स वो कृषि से ही आता था। इसके अलावा मुद्राओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें इस टाइम जो मुद्राएं होती थी वो अलग अलग धातुओं की बनी होती थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, और उस पर जितने भी जो राजा हैं उनके चित्र बने होते थे। और केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि व्यवस्था के बारे में कि मौर्यकालीन समाज की कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि इसका जो मुख्य जो सोर्स था, जो टैक्स टैक्स वसूलने का जो सबसे ज़्यादा टैक्स आता था वो कृषि से ही आता था। एंड इसके अलावा सिंचाई प्रणाली में और अन्य तकनीकों का विकास हुआ। अब जब इसका विकास हुआ तो इससे क्या होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा, और जब कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा तो राज्य की आय भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से सिंचाई प्रणाली का और तकनीकों का विकास हुआ इस टाइम, और कृषि बढ़ी, और जिससे राज्य की आय आमदनी में वृद्धि हुई, और इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और अर्थव्यवस्था का विकास देखने को हमें मिलता है मौर्यकालीन साम्राज्य में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो जो मौर्य काल है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, जो उद्योग है उसका खूब विकास हुआ, और इससे क्या हुआ, लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिला। अब जब लोगों को रोजगार मिला तो उससे जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। एंड इसके अलावा मौर्यकाल साम्राज्य में धातुक्रम उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग और अन्य जितने भी जो शिल्प उद्योग थे उनका विकास देखने को हमें मिलता है इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसमें व्यापार कैसा था, बिजनेस कैसा था। तो मौर्यकालीन साम्राज्य में आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी होता था। मौर्य शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सारे उपाय किए थे। व्यापारिक मार्गों का विकास किया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करें। इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने व्यापारिक मार्गों का विकास किया और व्यापारिक करों में कमी की, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की और समुद्री बंदरगाहों का निर्माण करवाया, जिससे जो व्यापार है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। और इस टाइम जो व्यापार है वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी हुआ, जिससे इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो इस टाइम जो मौर्यकालीन साम्राज्य है वो केंद्रीय सत्ता पर आधारित था, यानी कि जितनी भी जो पावर है वो सम्राट के हाथ में होती थी, राजा के हाथों में पूरी की पूरी पावर होती थी। राजा ही कानून को बनाता था और उसे ही लागू करता था। राजा के द्वारा ही कानून बनाए जाते थे और उसके द्वारा ही लागू किए जाते थे, और तो और राजा ही अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो खुद राजा ही होता था।
और जो सेना का नायक होता था वो कौन होता था, राजा ही होता था। यानी कि पूरी जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पास होती थी, सम्राट के पास होती थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है मौर्य साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा विशाल साम्राज्य था, तो इसको 5 प्रांतों में बांट दिया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत जिसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला है, दक्षिणी प्रांत जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी है, पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी तोसली है, एंड पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैनी है, और मध्य प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इस तरीके से इसे 5 पार्टों में बांट दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो जो मौर्यकाल की जो सैन्य व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल थी और पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। अब इसके अंदर पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, और हाथी और रथ जितने भी जो सैनिक हैं वो शामिल होते थे। और सेना का जो प्रमुख था वो राजा स्वयं होता था। सेना का काम साम्राज्य की रक्षा करना और विदेशी आक्रमणों से बचाव करना होता था। तो अब हम बात कर लेते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। तो जो मौर्यकालीन साम्राज्य है उसमें न्याय व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मौर्य शासक न्याय की ओर विशेष ध्यान देते थे। मौर्य काल में न्याय की जो व्यवस्था थी वो उचित व्यवस्था थी। नगरों में नगर कचहरियाँ, गांव में पंचायत न्याय का काम करते थे। मौर्य काल में दंड काफ़ी ज़्यादा कठिन होते थे और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी राजा ने जो फैसला कर दिया वही अंतिम फैसला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्कों का प्रचलन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मौर्य काल में व्यापार में बड़े पैमाने पर सिक्कों का उपयोग किया जाता था, और जो सिक्के थे वो चांदी, सोना, तांबा आदि से बने होते थे, जिस पर राजाओं के चित्र बने होते थे। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इसमें हम बता सकते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलता है, और मौर्य काल में भारत एक समृद्ध और विकसित देश बन गया था। तो इन सभी फीचर्स की वजह से हम कह सकते हैं जो मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसने अपना काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया, और उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी और विकसित थी, और काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और ये किन सभी रीज़न की वजह से हुआ, जो उस टाइम के जो सम्राट थे, जो राजा थे, उनके कुशल प्रबंधन के कारण, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती थे, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, उनके कारण उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप इसे शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और अगर आप इसमें कमेंट करते हो तो इससे हमें पता चलता है कि हमें और किस किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। एंड इसके अलावा हमें पता चलता है कि हम इस वीडियो में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हम अपने वीडियोस को आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है अशोक के धम्म पर निबंध लिखिए। या तो हमसे कहा जाता है अशोक के धम्म पर निबंध लिखिए, या और किस किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है अशोक ने धम्म का प्रचार और प्रसार क्यों किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अशोक सम्राट था उसे महान सम्राट कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अशोक सम्राट है उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के बजाय जन कल्याण पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। एंड इसके अलावा अशोक सम्राट ने एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। जैसा कि आपको पता है कोई भी जो राज्य होता है अगर उसकी एजुकेशन बढ़िया होती है तो वो खूब तरक्की करता है। और जो सम्राट है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी था, और उसने एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। एंड इसके अलावा उसने ऐसे समाज कल्याणकारी काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से वो लोगों का प्रिय बन गया, जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, नहरों का निर्माण करवाना। एंड उसने काफ़ी सारे अपने नैतिक सिद्धांतों को अभिलेखों में लिखवाया जिससे कि जो आम जनता है वो उन्हें पढ़ सके। जैसे कि आपको पता होगा अभिलेखों पर लिखवाया था उसने, जितने भी जो धातु होते हैं उस पर खोद कर उसने अपने नैतिक सिद्धांतों को लिखवाया था जिससे आम जनता आसानी से पढ़ सके।
और इन्हीं जो नैतिक सिद्धांत है उसको धम्म कहा गया। तो चलिए हम जानते हैं आखिर अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार क्यों किया, उसका भी रीज़न है। तो सबसे पहले हम अपने एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे जो अशोक था वो एक महान सम्राट था। अब वो क्यों था? क्योंकि उसने जन कल्याण के लिए ऐसे काफ़ी सारे काम किए थे जिससे कि वो लोगों का प्रिय बन गया था। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो अशोक ने कुल 36 वर्षों तक शासन किया था। और अशोक ने अपने अभिलेखों से अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे हमें अशोक के और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अशोक को महान सम्राट क्यों कहा जाता है, या अशोक के द्वारा जो जन कल्याणकारी जो कार्य किए गए थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो है शांति और अहिंसा का पालन। तो जो सम्राट अशोक है उसने कलिंग युद्ध में जो हुआ था 261 बीसी में, उसमें सम्राट अशोक ने काफ़ी सारी संपत्ति और संसाधनों की हानि देखी और भयंकर नरसंहार देखा। इन सब को देखकर जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने प्रण लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। और अशोक ने शांति और अहिंसा को अपनाया और कलिंग युद्ध का उल्लेखन हमें अशोक के 13वें शिलालेख अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अशोक ने शिकार और पशु हत्या पर रोक लगाई। सम्राट अशोक ने शिकार और पशु हत्या पर रोक लगाई और पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण करवाया। अब हम बात कर लेते हैं जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में। तो सम्राट अशोक ने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं किया, बल्कि जन कल्याणकारी जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके लिए किया, जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, वृक्ष लगवाना, अस्पताल और धर्मशालाओं का निर्माण करवाना। एंड इसके अलावा अशोक ने एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। अशोक ने विज्ञान, कला, साहित्य, बौद्ध, जैन ग्रंथ, गणित, ज्यामिति, ऐसे जितने भी जो एजुकेशन की चीज़ थे उसके लिए विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। तो ये सभी वो रीजन्स हैं जिसकी वजह से अशोक लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रिय हो गया और उसे महान सम्राट कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अशोक के धम्म के बारे में। तो अशोक के जो धम्म है वो काफ़ी ज़्यादा साधारण है लेकिन सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सन्यासियों के प्रति उदार व्यवहार, और बाकी इसमें पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो जैसे पशु हत्या न करना, ये सभी जो नैतिक सिद्धांत है और इन्हीं नैतिक सिद्धांतों को धम्म कहा गया। अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने आदेशों और जो नैतिक सिद्धांत है उसको प्रजा तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश हुए स्तंभों पर लिखवाया था, जिससे कि जो उसके संदेश है वो आम जनता तक पहुंच सके। और अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को पब्लिश करवाया था। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महापात्र जितने भी जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया जा सके। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को स्तंभों और महामार्गों के किनारे लिखवाया जिससे आम जनता इसे पढ़ सके और जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं उसको अपना सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के क्यों किया, उसके क्या क्या रीजंस थे, आखिर इसने धम्म का निर्माण क्यों करवाया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें काफ़ी सारी संपत्ति और संसाधनों की हानि हुई थी और भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने प्रण लिया कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। और इसी की वजह से उसने शांति और अहिंसा को अपनाया और जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इन सभी रीजन्स की वजह से उन्होंने धम्म का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट आता है साम्राज्य का सांस्कृतिक एकीकरण। तो मौर्य साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा विशाल साम्राज्य था जो कि अनेक धर्मों, भाषाओं और वर्गों में बटा हुआ था। हालांकि ये राजनीतिक दृष्टि से तो एक ही था, लेकिन अब उस इतने बड़े साम्राज्य में जो संस्कृति है वो उसकी दृष्टि से काफ़ी सारे मतभेद थे, जैसे जाति व्यवस्था, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे होंगी, जिसकी वजह से इसीलिए मौर्य साम्राज्य के लिए जो सांस्कृतिक एकीकरण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए अशोक ने मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक एकीकरण के लिए धम्म का प्रसार किया था।
जिससे गृह युद्ध ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन ना हो और सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो इन सभी रीजंस की वजह से उन्होंने धम्म का जो नैतिक सिद्धांत है उनका निर्माण किया था, शांति और अहिंसा का पालन करने के लिए। अशोक ने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए धम्म को स्थापित किया था। तो ये वो सभी रीजंस हैं जिनकी वजह से उन्होंने धम्म को निर्माण करवाया था और लोगों तक, जनता तक पहुंचाया था। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।